Hi, welcome you all on this lecture series on Material Science and Material Technology। आज से पहले हमने जितने भी वीडियोस देखे थे वहाँ पर हमने बात की थी माइक्रोस्ट्रक्चर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ फेज डायग्राम्स के बारे में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात हम लोग करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वो कहूँ तो वो है आयरन कार्बाइड डायग्राम, जिसको आप लोग आयरन कार्बन डायग्राम भी बोलते हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स आयरन कार्बाइड डायग्राम या तो रट के जाते हैं या उनको समझ ही नहीं आता। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं आपके सामने इस डायग्राम को डिस्कस करूंगा काफ़ी सिंपली वे में, और जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग यही बनाएंगे उसको कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और आज के लेक्चर आज का अगर आपने लेक्चर समझ लिया अच्छे से आयरन कार्बाइड डायग्राम पर, तो फिर आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं आएगा। मेरा बस एक ही कहना है यहाँ पर कि आप मुझे 15 से 20 मिनट दे दीजिए, मैं आपको आयरन कार्बन डायग्राम दे दूंगा। आप मुझे 15 से 20 मिनट दे दो, मैंने आपको आयरन कार्बन डायग्राम दे दिया। अगर 20 मिनट के बाद अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है इसकी, तो मैं जिम्मेदार। अगर आप बीच में इसको छोड़ के जाते हैं तो फिर आप जिम्मेदार। शुरू करते हैं। आयरन कार्बाइड डायग्राम या आयरन कार्बन डायग्राम कैसे बनेगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे और एक एक चीज़ को हम लोग क्लियर करते चले जाएंगे। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है और बहुत ही सिंपल डायग्राम है। अगर आपको समझ में आ गया तो जीवन भर आपके साथ में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आयरन कार्बाइड डायग्राम पढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली आयरन कार्बाइड डायग्राम मतलब आयरन और कार्बन के बीच में जो डायग्राम बनेगा, इसी कारण उसको आयरन कार्बन डायग्राम भी बोलते हैं। मतलब एक एलिमेंट आपका आयरन रहेगा, दूसरा एलिमेंट क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। तो अब अगर मैं बात करता हूँ प्योर आयरन की, डायग्राम बनाने से पहले मैं तो देखूं कि प्योर आयरन का क्या बिहेवियर रहता है जब मैं उसको क्या करता हूँ, ठंडा करता हूँ। तो अब इस डायग्राम में अगर आप देखिए तो ये डायग्राम बता रहा है कूलिंग बिहेवियर ऑफ प्योर आयरन, कि प्योर आयरन का क्या बिहेवियर रहेगा। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर कि आयरन, समझे आप, ये प्योर आयरन है मतलब ये प्योर Fe है। जब मैं इसको कूल कर रहा हूँ, आप जानते हैं कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1539 है, 1539 डिग्री सी। तो मैं यहाँ से उसको कूल करूँगा तो क्या होता है कि जब ये आयरन मेरा 1539 में से 25 तक मतलब रूम टेम्परेचर तक जाएगा, तो ये 4 टाइम्स अपनी क्या करता है, माइक्रो स्ट्रक्चर को क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में ये 4 बार अपने माइक्रो स्ट्रक्चर्स को चेंज करेगा। तो सबसे पहले हम ये देखिए कि उसको हम लोग बोलेंगे क्या। तो अगर वो 1539 से हम लोग उसको कूल कर रहे हैं और जा रहा है 1400 डिग्री तक, तो उसके बीच में जो मेरे फेस बनती है उसको मैं बोलता हूँ डेल्टा आयरन। और इस समय इसकी स्ट्रक्चर जो रहेगी वो रहेगी BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है, डायग्राम में भी काम में आएगा कि जब मैं इसको कूल कर रहा हूँ 1539 से, जब ये ठंडा हो रहा है, एक मेरा टेम्परेचर है ना, तो ये जब ठंडा हो रहा है ये मेरा टाइम है। तो जब ये कूल हो रहा है तो 1539 से 1400 के बीच में ये डेल्टा आयरन शो करता है, और वहाँ पर उसका नाम रहता है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप का स्ट्रक्चर उसका रहता है। जब जैसे ही 1400 को क्रॉस करता है और 910 तक आता है, तो इसका जो आपका जो आयरन रहेगा वो बन जाता है गामा डेल्टा से हटकर डेल्टा आयरन, गामा आयरन। और जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आपका FCC, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे कब चेंज हो रहा है। अब जब हम लोग वापस 910 से नीचे पहुंचते हैं, ठंडा हो रहा है, कूलिंग हो रहा है, 910 से फिर ये हम देखते हैं तो यहाँ हम पाते हैं कि ये अल्फ़ा आयरन बन जाता है, और वापस से इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वापस क्या बन जाती है आपकी BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और वो एंड तक मेरी BCC ही रहती है। एक और चीज़, 768 के बाद यहाँ पर क्या होता है कि 768 डिग्री से हम जब नीचे जाते हैं तो क्या होता है कि ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब ये जो लाइन बताती है इनकी, इस लाइन के ऊपर जो आयरन रहेगा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, बट इस लाइन के नीचे जो रहेगा ये अपनी क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। मतलब बिलो, अगर मैं यहाँ बोलूँ बिलो 768 डिग्री आयरन क्या करता है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। और अपर 768 से ऊपर क्या करता है, ये नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये शो करता है। तो और जो स्ट्रक्चर रहेगी मेरी थ्रू आउट क्या रहेगी, BCC। तो आप लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जब आयरन, प्योर आयरन आपका कूल होता है तो डेल्टा आयरन के साथ
BCC बनाता है 1539 से 1400 के बीच में। 14, या फिर ये बोल सकते हैं कि 1400 डिग्री सी से लेकर 910 डिग्री सी के बीच में जो मेरा आयरन रहता है उसको मैं गामा आयरन बोलता हूँ, और वो जो स्ट्रक्चर बनाता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक रहती है। अदरवाइज पूरे आयरन कार्बन डायग्राम में जो मेरी स्ट्रक्चर, जो पूरा प्योर आयरन जब ठंडा होता है तो उसके अंदर मेरी स्ट्रक्चर कैसे रहेगी, अदरवाइज BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो स्पेसिफिक अगर आपको टेम्परेचर रेंज देखिए अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग वहाँ बोल सकते हैं कि सर किस रेंज में क्या रहेगा, और अगर नहीं पूछा जाता है कि ओनली बोलती है कि प्योर आयरन के अंदर माइक्रो स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी किस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, तो आप उसको बोलेंगे BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। करते हैं आयरन कार्बन डायग्राम कैसा बनता है। तो आप लोग जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, अभी मैंने इसका लेआउट तैयार किया है कि एक सिंपल सा आपको डायग्राम दिख रहा है, और काफ़ी सिंपल है। आपको सिंपल नहीं है, आपको लग रहा होगा यार ऐसा फिर बोल रहे हैं सिंपल है, लेकिन बहुत सिंपल है। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, आप समझते जाएँ इसको, फिर मैं आपको बताऊँ कैसे आप इसको बना सकते हैं। तो आप पहले देखिए कि ये डायग्राम जो बनता है वो बनता है टेम्परेचर, तापमान और परसेंटेज ऑफ कार्बन के बीच में, ठीक है। मतलब आयरन कार्बन डायग्राम में, लेकिन इसमें जो वाई एक्सिस है यहाँ पर क्या रहेगा, वाई एक्सिस पे आपका टेम्परेचर रहेगा, ये मैंने टेम्परेचर रेंज यहाँ बता रखी है, और एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन। क्योंकि इस पॉइंट पर मैं भी आप क्या मानेंगे, इस पॉइंट पर क्या है, आयरन मेरा 100% है, यहाँ पर मेरा आयरन 100% है और कार्बन मेरा क्या है, 0 है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आयरन के अंदर कार्बन को ऐड करता जा रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आयरन कार्बन डायग्राम बोल रहा हूँ। लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ तो आयरन कार्बाइड लिखा है, कार्बन क्यों नहीं लिखा है, जैसे कॉपर निकल होता है, लेड टिन होता है, तो यहाँ पर आयरन क्यों नहीं है, या यहाँ कार्बन क्यों नहीं, कार्बाइड क्यों है। इसका कारण बेटा ये है कि जैसे ही आप क्या कर रहे हैं, आयरन के अंदर कार्बन ऐड कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, यहाँ पर जो आपने 0.00 करा, फिर 0.8% ऐड करा, फिर 2.1% करा, फिर 4.3 करा, लेकिन 6.67% आपका एंडिंग है, यहाँ पर 100% कार्बन आपने ऐड नहीं किया। इस डायग्राम में आप पाते हैं कि आपने यहाँ पर क्या किया है, 6.67% तक ही आप कार्बन ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कार्बन को आप आयरन के अंदर इतना ही ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको इससे ज़्यादा ऐड करेंगे, अगर आप कार्बन को 6.67 से ज़्यादा ऐड करेंगे आयरन के अंदर, तो क्या होगा, वो उसके अंदर डिफ्यूज़ नहीं हो पाएगा, और जो सरफेस रहेगी उस सरफेस के ऊपर पाउडर, उसका कार्बन पाउडर जम जाएगा, है ना। तो उसका जो सोल्यूबिलिटी है, जो है डिफ्यूजन है, वो 6.6% कार्बन ही आयरन के अंदर मिक्स हो सकता है, अदरवाइज आप उसको मिक्स नहीं कर सकते हो। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, 6.67% ही कार्बन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन लोग डिफ्यूज़ करते हैं या ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब हमने अगर यहाँ पर 6.67% कार्बन ऐड किया आयरन के अंदर, तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, आपने बेसिकली किया क्या है, Fe3C, है ना। आपने आयरन के अंदर कार्बन ऐड किया है, तो इसको मैं Fe3C लिख सकता हूँ, या इसको मैं क्या बोलता हूँ, सीमेंटाइट। तो ये लाइन है मेरी, अब जो ये लाइन है मेरी, ये लाइन क्या है कि सीमेंटाइट की लाइन है, समझ गए आप लोग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कार्बाइड ऐड कर रहे हैं। अब जो Fe3C है ना, इसको मैं क्या बोलता हूँ, कार्बाइड। जब कार्बन इतना अमाउंट में मिल जाता है आयरन के अंदर, तो उसको मैं कार्बाइड बोलता हूँ। इसीलिए मैं डायग्राम को क्या बोल रहा हूँ, आयरन कार्बाइड डायग्राम। ये क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं टेम्परेचर्स पर। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर अब समझ लें, आपके यहाँ पर 0% क्या है, मेरा कार्बन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कार्बन ऐड करता जा रहा हूँ। अब मैंने कार्बन ऐड किया, यहाँ पर 0.08% हो गया, फिर यहाँ पर 0.025, फिर कुछ ऐड किया। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है वो मेरे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस डायग्राम के अंदर। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। इसीलिए मैंने क्या किया, इन सब के पॉइंट्स यहाँ पर लिख दें कि यहाँ पर कितना कितना अमाउंट ऑफ कार्बन है। यहाँ पर 0.1% कार्बन है, 0.18 है, यहाँ 0.55 है, यहाँ पर 0.8 है, यहाँ पर 2.1 है, यहाँ पर 4.3 है, और यहाँ पर 6.67 है। ठीक है, क्लियर है। तो कंपोजिशन आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम लोग देखते हैं कि किस किस रेंज में क्या क्या बनेगा। अब आप सब लोग जानते हैं कि जो ये अपर लाइन है, ये वाली लाइन, इसके ऊपर जितना भी वो क्या है, लिक्विड है। ये लिक्विडियस लाइन है, और लिक्विडियस लाइन के ऊपर जो भी होता है वो क्या होता है, लिक्विड है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, पूरा लिक्विड रहेगा। ये जो है मेरा, यहाँ भी लिक्विड है, यहाँ भी लिक्विड है, यहाँ भी लिक्विड है, मतलब अपर पूरा क्या है, लिक्विड, क्योंकि ये मेरी लिक्विडियस लाइन है, तो उसके ऊपर पूरा लिक्विड रहेगा। अब जैसे ही क्या हम कूल कर रहे हैं 1500
39 डिग्री से नीचे ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कूल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये ठंडा होगा तो हमने जो डायग्राम पढ़ा था इससे पहले वाला डायग्राम, वहाँ हमने लिखा था कि 1539 से 1400 के बीच में जो आयरन रहता है वेरा, वो कौन सा रहता है, कौन सा रहता है, डेल्टा आयरन। अगर थोड़ा सा आपने देखा हो ध्यान से तो हमने लिखा था डेल्टा, तो यहाँ पर डेल्टा आयरन आपको मिलेगा। मैं इसको डेल्टा लिख रहा हूँ, डेल्टा। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा मिल जाएगा। अब यहाँ पर डेल्टा है। अब 1400 से 910 के बीच में क्या था, अगेन वहाँ पर जाओ और देखे तो वहाँ पर क्या था, गामा था, है ना, गामा आयरन था। तो वहाँ पर गामा आयरन था, या गामा ऑस्टेनाइट बोलते हैं उसको, ऑस्टेनाइट, क्योंकि गामा ऑस्टेनाइट फॉर्म में रहता है तो हम उसको, जो फेज रहती है उसका नाम है ऑस्टेनाइट। ठीक है, ऑस्टेनाइट सॉलिड फेज है, गामा भी सॉलिड है लेकिन अलग अलग फेज है ना। तो ये गामा ऑस्टेनाइट हम बोलते हैं, उसका गामा आप बोलेंगे, लेकिन कई बार जब ऑस्टेनाइट कोई बोलता है ऑस्टेनाइट फॉर्म में तो भी आप समझ जाए गामा की बात कर रहा है। उसके बाद क्या बोला था, 910 से 724 के बीच में क्या था, ये 910 से बिलो क्या था, वो अल्फा आयरन था, या अल्फा को हम लोग फेराइड भी बोलते हैं। तो अल्फा को यहाँ पर आयरन केमिकल डायग्राम में आप फेराइड बोलें, अल्फा आपका हो गया फेराइट, गामा क्या हो गया आपका ऑस्टेनाइट, और Fe3C क्या हो गया, Fe3C क्या हो गया, सीमेंटाइट। क्लियर इतनी चीज़ें, आई होप क्लियर होगी। काफ़ी सिंपल है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो मैंने उस डायग्राम में देखा था, गामा, डेल्टा और अल्फा को मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए अब तो बहुत सिंपल हो गया, बहुत आसान हो गया। यहाँ पर क्या है, डेल्टा, यहाँ पर क्या है, लिक्विड। ये लाइन लिक्विड वाली, ये लाइन डेल्टा वाली, तो दो लाइनें जो हैं, तो इस लाइन के इधर का कंपोजिशन लिक्विड है, इधर का डेल्टा है, तो इनके बीच में क्या रहेगा, ये दोनों ही रहेंगे। हमेशा आपको याद रखना है, दोनों लाइन के बीच में क्या जो रहेगा उस रीजन में, वो दोनों फेज एग्जिस्ट करेगी, पार्शियल लिक्विड पार्शियल सॉलिड। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ डेल्टा प्लस लिक्विड हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली अब यहाँ पर गामा है, यहाँ पर गामा है, और यहाँ पर क्या है, डेल्टा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस लाइन क्या आएगी, डेल्टा, इधर क्या है, गामा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस गामा। सिंपल, सो सिंपल। अगेन यहाँ पर क्या है, यहाँ लिक्विड है, यहाँ गामा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिक्विड प्लस गामा। समझ में आ रहा होगा आई होप। यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इस लाइन पर क्या है, पूरा सीमेंटाइट है, Fe3C है। यहाँ पूरा अगर Fe3C है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो लिक्विड है, यहाँ Fe3C है, तो लिक्विड प्लस Fe3C। सिंपल। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ पर आपका ऑस्टेनाइट, यहाँ क्या होगा, अल्फ़ा प्लस ऑस्टेनाइट। यहाँ पर देखिए अल्फ़ा है और यहाँ आपका सीमेंटाइट है, तो बीच में क्या हो जाएगा, पूरा ये लाइन सीमेंटाइट की, लाइन अल्फ़ा की है, तो बीच में पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस सीमेंटाइट। क्लियर। अब और कौन सा रीजन बचा मेरा, ये रीजन बचा मेरा, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये गामा है और ये आपका सीमेंटाइट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गामा प्लस Fe3C। ऑल राइट। सो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन सबको डिनोट कर सकते हैं। अब ये बहुत आसान है, बहुत आसानी से आपने बना लिया। अब हमको देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर हैं जो काम के हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पर ये है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये जो लिक्विड है ये कन्वर्ट हो रहा है दो सॉलिड के अंदर, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि व्हाट इज यूटेक्टिक पॉइंट, तो आप बोलेंगे कि वन लिक्विड जहाँ पर क्या हो रहा है यूटेक्टिक पॉइंट में। यूटेक्टिक पॉइंट अगर मैं बोलता हूँ तो क्या हो रहा है, वहाँ पर एक लिक्विड जो था वो कन्वर्ट हुआ मेरा गामा प्लस Fe3C, मतलब जो दो, एक लिक्विड मेरा कन्वर्ट हुआ दो सॉलिड में, तो किस किस में, ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट में। गामा, क्योंकि मैं गामा को ऑस्टेनाइट बोलता हूँ, तो ऑस्टेनाइट, अगर कई बार आप लोगों को पूछे ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट में कहाँ कन्वर्ट होते हैं दोनों एक साथ, तो यूटेक्टिक पॉइंट पर प्लस सीमेंटाइट। और ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट को अगर मैं कंबाइन करूँ तो इसको मैं एक और नाम बोलता हूँ जो आपने सुना होगा या तो या नहीं सुनोगे, लेड्यूगराइट। लेड्यूगराइट मतलब ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट को आप क्या बोलोगे,
लेड्यूबराइट। तो एक और फेज आपको मिल गई, आप लोग फेराइट समझते हैं, ऑस्टेनाइट समझते हैं, सीमेंटाइट समझते हैं और लेड्यूबराइट। तो ये 4 फेजेस आपको बेसिकली मिलती है आयरन कार्बन डायग्राम के अंदर। नाउ ये हो गया आपका यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट का जो आपका टेम्परेचर रहता है वो बता देता हूँ मैं, 1147 डिग्री पर आपका क्या रहता है, आपका यूटेक्टिक पॉइंट का आपका जो रहेगा, यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ, 1147 डिग्री पर आपका यूटेक्टिक पॉइंट होता है। और वहाँ अमाउंट ऑफ कार्बन कितना होता है आपका, 4.3। ठीक है, 4.3% कार्बन। और 1147 डिग्री पर क्या होता है आपका यूटेक्टिक पॉइंट होता है, जहाँ पर एक लिक्विड 2 डिफरेंट सॉलिड में कन्वर्ट होता है। अब आते हैं हम लोग एक और पॉइंट पर, वो पॉइंट होता है आपका ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं यूटेक्टोइड पॉइंट। यूटेक्टोइड पॉइंट, यूटेक्टोइड पॉइंट में क्या होता है आपका, यहाँ पर आप जानते हैं गामा ऑस्टेनाइट था, ये यहाँ पर कन्वर्ट हुआ आपका अल्फा प्लस Fe3C में। तो अगर मैं यहाँ पर यूटेक्टोइड की बात करता हूँ, यूटेक्टोइड, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो गामा था वो कन्वर्ट हुआ किस में, अल्फा प्लस Fe3C। अल्फा आपका फेराइड है और Fe3C क्या है आपका, कार्बाइड है। तो इनको भी अगर मैं एक साथ बोलता हूँ तो इसको क्या बोलता हूँ मैं, परलाइट। परलाइट। एक और चीज़ आपको क्या मिली, पियरलाइट। तो अल्फा प्लस Fe3C को मैं क्या बोलता हूँ, पियरलाइट। पियरलाइट इज नॉट अ फेज, कोई फेज नहीं है पियरलाइट। पियरलाइट क्या है, एक अल्टरनेटिव लेयर्स हैं, अल्फा मतलब फेराइट और सीमेंटाइट की अल्टरनेटिव लेयर्स जो होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, पियरलाइट। एक प्लेट टाइप की इनकी एक लेयर बनती है, प्लेट नुमा, ठीक है, उसको मैं बोलता हूँ पियरलाइट। तो पियरलाइट इज नॉट अ फेज, इट इज अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट। क्लियर। तो पियरलाइट, लेड्यूबराइट, ऑस्टेनाइट, फेराइट, सीमेंटाइट ये क्या होती है, कहाँ पर मिलती है, ये सब आप जान गए। अब यूटेक्टोइड पॉइंट पर कार्बन का परसेंट कितना होता है, तो मेरा 0.8% मेरा कार्बन होता है। और उसका जो टेम्परेचर रेंज होती है वो मेरी होती है 7 to 7 डिग्री सी, 727 डिग्री टेम्परेचर और 0.8% कार्बन पर क्या होता है, मेरा यूटेक्टोइड पॉइंट होता है। ये आपको याद रखना है। अगला हमारा पॉइंट आता है, वो आता है हमारा पेरिटेक्टिक पॉइंट। तो पेरिटेक्टिक पॉइंट कौन सा होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पेरिटेक्टिक पॉइंट। तो पेरिटेक्टिक पॉइंट पर क्या होता है, पेरिटेक्टिक पॉइंट पर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो डेल्टा प्लस जो लिक्विड है वो मेरा कन्वर्ट हुआ किस में, ऑस्टेनाइट में। मतलब एक सॉलिड और एक लिक्विड कन्वर्ट हुआ एक। उसका टेम्परेचर रेंज क्या था आपका यूटेक्टोइड पेरिटेक्टिक पॉइंट का, वो था 1492 डिग्री सी। 1492 डिग्री सी पर क्या हुआ, पेरिटेक्टिक पॉइंट होता है, वहाँ पर पेरिटेक्टिक पर 0.18% कार्बन होता है। तो तीनों पॉइंट पर कितना परसेंट कार्बन क्या क्या होता है, सब आपने समझ लिया। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब एक और चीज़ हमको जो जाननी है यहाँ पर आयरन कार्बन डायग्राम में, वो ये है कि किस रेंज पर कार्बन हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। क्योंकि बेसिकली हम किसके लिए बना रहे हैं लोग, स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, ये कहाँ होता है, किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उन सबको समझने के लिए हमारा ये पूरा तामझाम था। तो एक और यहाँ पर जो चीज़ होगी वो ये होगी कि 0% कार्बन से लेकर 2.1% कार्बन के पहले पहले जो भी जोन है वहाँ पर क्या रहेगा, मेरा स्टील रहेगा, स्टील होगा। मतलब अगर 2.1% से कम कार्बन है किसी आयरन के अंदर तो मैं उसको स्टील बोलूँगा। अभी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि वैसे हैं कौन सा स्टील है, कौन से ग्रेड का है, लेकिन अगर 2.1 से कम परसेंट का कार्बन है तो मेरा क्या रहेगा, स्टील रहेगा। अब अगर मैं बात करता हूँ 2.1 से ज़्यादा अगर हैं 6.67 के बीच में तो मेरा क्या रहेगा, कास्ट आयरन। वो क्या रहेगा, कास्ट आयरन, वो रहेगा मेरा कास्ट आयरन। तो 2.1% से कम स्टील, 2.1 से ज़्यादा कास्ट आयरन। अब स्टील में भी क्या होगा कि 3 ग्रेड रहेगी, एक रहेगा माइल्ड स्टील या फिर हम बोल सकते हैं मीडियम कार्बन स्टील। तो 0.3% कार्बन से पहले जो रहेगा मेरा वो क्या रहेगा, मेरा माइल्ड स्टील या फिर लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। 0.3 to 0.9 जो रहेगा मेरा वो रहेगा मीडियम कार्बन स्टील, इसको मैं MCS से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर। और 0.9 से मेरा 2.1 जो रहेगा वो क्या रहेगा, मेरा हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील मतलब
बेसिकली होता क्या है कि आयरन आपका बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है, तो जैसे जैसे आप उसमें आयरन कार्बन ऐड करते हो उसकी हार्डनेस बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर आप और ज़्यादा उसके अंदर कार्बन अगर ऐड करते हैं तो ब्रिटल बन जाता है। इसलिए आप जानते हैं कास्ट आयरन ब्रिटल है ना, और स्टील आपका डक्टाइल है क्योंकि स्टील के अंदर अमाउंट ऑफ कार्बन कम है एज़ कम्पेयर टू कास्ट आयरन। क्लियर? तो ये स्टील क्या होता है ये भी समझ में आ गया आपको, कहाँ होता है, कास्ट आयरन कहाँ होता है वो भी समझ में आपको आ गया। अब एक और चीज़ यहाँ पर कई बार पूछ ली जाती है कि यूटेक्टोइड के पहले जो आपका रहेगा ये वाला, अगर मैं आता हूँ यूटेक्टिक पॉइंट के पहले तो इसको मैं बोलता हूँ हाइपो यूटेक्टिक रीजन, हाइपो यूटेक्टोइड। ठीक, यूटेक्टोइड पॉइंट है मेरा ये, तो इधर वाली चीज़ को मैं हाइपो यूटेक्टोइड बोलूँगा, इधर को मैं हाइपर यूटेक्टोइड बोलूँगा। यूटेक्टोइड, हाइपो यूटेक्टोइड और हाइपो यूटेक्टोइड। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, आयरन कार्बन डायग्राम बना सकते हैं, जो बहुत सिंपल आपको लग रहा होगा। एक एक चीज़ हमने बहुत अच्छे से बात की है। एक और चीज़ जो मैंने आपको वहाँ शो की थी, लास्ट पॉइंट बता देता हूँ कि जो ये लाइन होगी मेरी 768, तो इसके ऊपर जो रहेगा आपका वो आयरन क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करना बंद कर देगा। मतलब इस टेम्परेचर से ऊपर अगर आप गर्म करते हो किसी आयरन को तो वो क्या करेगा, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ खो देगा। जबकि इस पॉइंट के नीचे क्या होता है कि वो मैग्नेटिक होता है, मतलब 768 के नीचे आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है और 768 के ऊपर आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो जिस पॉइंट पर ये चीज़ें होती है उस पॉइंट को हम लोग क्यूरी पॉइंट बोलते हैं। तो ये मेरा क्यूरी पॉइंट भी आप बोल सकते हो कि 768 के ऊपर नीचे ये क्या कर रहा है कि कहीं जगह शो कर रहा है, कहीं जगह ये शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में आयरन कार्बन डायग्राम में देख ली है। और अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी, चाहे वो स्टेट इंजीनियरिंग हो, गेट हो, ईएस हो, आप सब में काफ़ी आसानी से बना लोगे। अब भी अगर आप किसी को कोई भी डाउट अगर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मेल कर दें, क्लासरूम में पूछ लें, लेकिन कोई डाउट क्लियर नहीं रहना चाहिए। आयरन कार्बन डायग्राम आपको अब जुबान पे रटा होना चाहिए। बहुत आसान है, सभी हमने काफ़ी अच्छे से पढ़े हैं। रिएक्शंस हमने देख ली है, स्टील कहाँ होता है, माइल्ड स्टील कहाँ होता है, कास्ट आयरन कहाँ होता है, वो सब हम देख चुके हैं। सो आई होप आपको अच्छी समझ में आया होगा। और जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा वहाँ हम लोग और बात करेंगे एक और अच्छे डायग्राम की, जो कि आयरन कार्बाइड के ही तरह है और वो इम्पोर्टेंट है, डेट इज़ टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, TTT कर्व। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने इतने सारे फेजेस देखे, लेकिन यहाँ पर आपने बेनाइट नहीं देखा, यहाँ पर आपने मार्टेनसाइट नहीं देखा। लेकिन नाम सुने होंगे मार्टेनसाइट क्या होता है, बेनाइट क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर अब जो डायग्राम था हमने किसके बात की है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम डायग्राम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि हम मान रहे हैं कि जो भी कूलिंग हो रही है, मेरा हीटिंग हो रही है, क्या हो रही है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग इसको इक्विलिब्रियम में ना करते हुए अगर यहाँ पर कूलिंग रेट को हम लोग वेरिएशन करें यहाँ पर, तो क्या होगा कि अलग अलग कूलिंग रेट, मतलब आप ठंडा जो कर रहे हो, अगर आप ठंडा कर रहे हो तेज़ी के साथ में तो उसका कोई अलग फेज़ बनेगा, अगर आप स्लोली कूल कर रहे हो तो अलग फेज़ बनेगा। तो वही यहाँ पर आपको बताएगा कि अगर आप डिफरेंट टाइम के साथ अगर टेम्परेचर को अगर वेरी कर रहे हो तो कौन कौन सी फेज़ मिलती है, वो हमको बताता है TTT कर्व। तो वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर्व होता है जो लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन जिस तरीके से हमने आयरन कार्बाइड डायग्राम को डिकोड किया है, आप TTT कर्व को भी हम लोग डिकोड करेंगे। और आई होप आज आप इस लेक्चर सीरीज़ को इन्जॉय कर रहे होंगे, क्योंकि कोरोना काल में मुझे लगता है कि काफ़ी मच नीडेड थी लेक्चर सीरीज, और हम लोग आगे भी बढ़ते रहेंगे। मीनवाइल आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक के अंदर, आप टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम लोग उसका वीडियो बना देंगे। थैंक यू एवरीवन।